वेलकम टू तेज सिविल्स। मेरा नाम है दिनेश टेकवानी और आज हम आरएएस का जो न्यू सिलेबस था प्रीलिम्स का और मेंस का, उसको पूरा अच्छी तरीके से एनालिसिस करने के बाद जो प्रीलिम्स का हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अभी तक के जो हमारे पीवाईक्यूज हैं उनका एनालिसिस करने वाले हैं कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस टॉपिक से अभी तक किस तरह के सवाल आए हैं और भविष्य में किस तरीके के सवाल बन सकते हैं। ठीक है, आरएएस वाले बच्चों के साथ साथ जो भी बच्चे एसआई का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी हमारे पिछले 5 से 6 सालों के प्रीलिम्स के पीवाईक्यू हैं आरएएस के, और जो एसआई के पीवाईक्यू हैं, और जो अभी लेटेस्ट एसआई टेलीकॉम का एग्जाम हुआ था उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका एक वीडियो के अंदर पूरा रिवीजन आपके सारे प्रीवियस क्वेश्चंस का हो जाएगा, जिससे कि सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो सारे भी आपके क्या हो जाएंगे, साथ के साथ रिवाइज हो जाएंगे। और आप सभी लोग जो भी ऐसा एग्जाम दे रहे हैं उसमें से 95 टू 100% बच्चे जो है वो आरएएस प्रीलिम्स भी लिखेंगे, तो उनके लिए भी ये एनालिसिस के पर्पज से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सिलेबस हम ऑलरेडी समझ चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर कि किस तरह से हमने देखा कि कौन कौन से कुछ पोर्शंस हैं जो नए ऐड हुए हैं, ठीक है, सिलेबस के अंदर, और जो कुछ पोर्शंस हैं वो डिलीट हुए हैं, जैसे कि बैंकिंग वगैरह और फाइनेंशियल मार्केट वगैरह। और ब्रॉडली हमने 13 पार्ट्स में सिलेबस को डिवाइड किया था। अब इस 13 के अंदर भी कुछ टॉपिक तो मिले हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट वाला टॉपिक और थर्ड वाला टॉपिक को बताया था मैंने कि फर्स्ट में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है और थर्ड में उसका मेजरमेंट है, तो वो एक साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड करते हुए ना मैंने 11 टॉपिक्स के अंदर सिलेबस को बांटा है। ठीक है, अब इन 11 टॉपिक से मैं आपको बताता हूं एक एक करके कि किस एग्जाम में हमारे कितने सवाल आए। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और उसका मेजरमेंट वाला पार्ट, यानी कि जीडीपी, जीएनपी एंड एचडीआई वगैरह, उसके रिलेटेड इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, वो सब। तो इनसे 2024 के आरएएस प्रीलिम्स के अंदर 4 सवाल आए थे दोस्तों, 4 सवाल सिर्फ एक टॉपिक से। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। 2024 में 4 सवाल, 2023 में इससे एक सवाल, 2021 में 3 सवाल, और एसआई के अंदर जो 2021 में 3 पेपर हुए थे और जो उससे पहले का एक पेपर है, और टेलीकॉम वाले में मिलाकर 5 सवाल। यानी कि ये मान के चलिए कि इस टॉपिक से एक सवाल तो जरूर कम से कम आएगा ही आएगा, और ज्यादा 2, 3, 4 सवाल भी आ सकते हैं। यानी इस टॉपिक को प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है, और अब ये टॉपिक हमारे मेंस में भी है। तो एसआई का स्टूडेंट हो या फिर आपका आरएएस का स्टूडेंट हो, दोनों को ये टॉपिक काफी अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद एक नया टॉपिक जो ऐड हुआ है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इससे अभी तक कोई सवाल नहीं है, केवल एक बार एक सवाल आया था कि एसडीजी 15 के अंदर क्या है, तो उसको भी हम इसमें ही मान सकते हैं, क्योंकि एसडीजी हम डेवलपमेंट वाले पार्ट के अंदर पढ़ते हैं, या फिर इसको आप एक सवाल को इसमें मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये नया टॉपिक है वैसे भी, तो इससे कोई सवाल अभी तक आए नहीं है और फ्यूचर में आने की संभावना बनती है, क्योंकि नया टॉपिक ऐड हुआ है। तीसरा टॉपिक है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी वाला। तो मॉनेटरी पॉलिसी वाला टॉपिक भी क्या है, हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। 2024 में इससे एक सवाल आया, 2023 वाले प्रीलिम्स में से 2 सवाल आए, 21 में ऑल दो कोई सवाल नहीं आया था, लेकिन एसआई के जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी तक उसमें 7 सवाल इससे आए हैं। एसआई के पर्सपेक्टिव से इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी वाला टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। इसके बाद अगला टॉपिक था फिस्कल पॉलिसी वाला, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट बजट वगैरह बनाती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल 2024 में इससे कोई सवाल नहीं आया, लेकिन 2023 में इससे 2 सवाल आए थे और 2021 में इससे एक सवाल आया था, और एसआई के अभी तक के जो एग्जाम है उसमें से 5 से 6 सवाल पूछे गए हैं। फिर से एसआई के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि अब इन्होंने एक और वर्ड सिलेबस में ऐड किया है, रिसेंट बजट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार का हमारा लेटेस्ट बजट। तो ये मान के चलिए कि एक सवाल 100% लेटेस्ट जो बजट अभी आपका आने वाला है उससे आरएएस प्रीलिम्स में और आरएएस मेंस में पूछा जाएगा। उसके बाद एक टॉपिक जो हमारा जीएसटी और जितना भी गवर्नमेंट का खर्चा वगैरह हो रहा है, टैक्सेस वाला जो टॉपिक है, उसका जो नया नाम दिया है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। ठीक है, उस टॉपिक से 2024 में एक सवाल आया था, यानी जीएसटी वाला जो टॉपिक था, सब्सिडी वाला जो टॉपिक था, ये समझा चुका हूं मैं पूरा पिछले वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या है, कौन से टॉपिक इसमें पुराने वाले इंक्लूडेड है, तो पहले आप प्लीज वो वाला वीडियो देख लें, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो 2024 में इससे एक सवाल आया था, 23 और 21 में ऑल दो सवाल नहीं आए, और एसआई में 3 सवाल आए, यानी कि एक न्यूट्रल टाइप का टॉपिक है, ना ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना बहुत कम इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बन सकता है, बस इतनी सी बात है।
फिस्कल फेडरलिज्म, जो कि मैंने आपको बताया था, केंद्र राज्य के जो वित्तीय संबंध हैं, जो कि अभी तक सिर्फ हमारे मेंस में हुआ करते थे, वो अभी आरएएस प्रीलिम्स में शामिल कर दिए गए हैं। ऑल्दो एसआई के अंदर ये टॉपिक नहीं है, तो इससे पहले कोई सवाल नहीं पूछा गया है अभी तक। इसके बाद जो हमारे तीन, जब हम कोर इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करेंगे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में से देखिए, वैसे आपको देखने में लगता है काफी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन इतने सवाल अभी तक प्रीलिम्स में आए नहीं है एग्रीकल्चर से। मेंस में जरूर उससे सवाल आते हैं स्कीम्स वगैरह पे, पर प्रीलिम्स में 2024 में एक सवाल आया था, 23 में नहीं आया, 21 में एक सवाल आया था। एक साल छोड़ के एक साल सवाल आ ही रहा है एग्रीकल्चर से, तो इस बार भी संभावना है कि एग्रीकल्चर से कोई सवाल आ जाए। और एसआई में भी टोटल इन सालों में 3 सवाल एग्रीकल्चर सेक्टर से हमारे पूछे गए, यानी ये भी एक न्यूट्रल टाइप का टॉपिक है, ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना बिल्कुल इग्नोर करने वाला। इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस में भी इससे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, और प्रीलिम्स में भी 2024 में एक सवाल, 2023 में 2 सवाल, 2021 में 2 सवाल पूछे गए हैं। ऑल्दो एसआई में इंडस्ट्रियल सेक्टर से सवाल कम पूछे जाते हैं और अभी तक केवल एक सवाल हमें देखने को मिला है। सर्विस सेक्टर अभी तक इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है कि अब कुछ सवाल इससे पूछे जाएं, क्योंकि रिसेंट 2025 का जो हमारा एसआई टेलीकॉम का एग्जाम हुआ था, उसमें एक सवाल आया था जो भी हम आगे डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, इसके बाद स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि पहले पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट नाम से टॉपिक था ना हमारा, कि पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट क्या है, उसका कंसेप्ट और कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स है। तो 2024 में एक सवाल आया, 23 और 21 में सवाल नहीं आए थे, और एसआई में अभी तक 3 सवाल आए, यानी न्यूट्रल टाइप का टॉपिक है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो कि ऑल दो नया जोड़ा गया है, प्रोविजंस फॉर वीकर सेक्शन नाम से पहले था, लेकिन सोशल जस्टिस बोलते ही थोड़ा सा दायरा हमारा बढ़ जाता है, हेल्थ एजुकेशन इसमें शामिल हो जाते हैं। तो 2024 में कोई सवाल नहीं आया था, 23 में एक सवाल आया हुआ है, 21 में भी कोई सवाल नहीं आया था, और एसआई में भी एक सवाल आया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे हैं वो है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक, हमारा मॉनेटरी पॉलिसी वाला टॉपिक, हमारा फिस्कल पॉलिसी वाला टॉपिक। ठीक है, ये सब तो हमें काफी अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, और बाकी सब पे भी हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, लेकिन इन तीनों को तो एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, इनके यूपीएससी की पीवाईक्यू भी हमें देखने हैं। ठीक है, तो अब आपको टॉपिक तो समझ में आ गए होंगे कि किस टॉपिक से हमारे कितने सवाल आए हैं और कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसा करते हैं, अब हम क्विकली जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सभी को देख लेते हैं। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में मैं आपको समय दूंगा कि इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करें लाइव, और कुछ कुछ क्वेश्चंस में सीधे बता दूंगा क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो हमारा टॉपिक है उससे जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। पहला सवाल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पे आया, 2024 की जो हमारा आरएएस प्रीलिम्स था, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आरपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है। अब ये सवाल देखने से क्या हो जाएगा ना कि जो हमारे बड़े बड़े टॉपिक हैं इसके अंदर भी कौन से सब टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा आरपीएससी का सवाल पूछने का तरीका भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आरएएस प्रीलिम्स 2024 में देखो, पहले हैप्पीनेस रिपोर्ट से जो सवाल आए थे वो सिंपल पूछ लिए गए थे कि हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग क्या है, लेकिन आरएएस प्रीलिम्स 2024 में स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछे गए, और भविष्य में भी यही संभावना है कि इसी तरीके के स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो पहली रैंक थी, पहला स्टेटमेंट था, इंडिया की रैंक है 126 आउट ऑफ 140, लोअर देन चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश। अब इसमें क्या बात थी ना कि रैंक तो उन्होंने सही दी थी, लेकिन जो बोल दिया ना कि इन सबसे लोअर है, इन सबसे हम लोअर नहीं थे, कुछ देशों से तो लोअर थे और कुछ देशों से हम क्या थे, ऊपर थे। तो अगर आपने इस रिपोर्ट को पीआईबी से या फिर किसी न्यूज़पेपर से पढ़ा होगा तो इजीली ये लाइन उसमें मेंशन थी। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट था कि क्योंकि कोई सिग्निफिकेंट चेंज जो है इंडिया की रैंकिंग में पिछले कुछ वर्षों में नहीं हुआ है, इसलिए आप ये कह सकते हो कि लिमिटेड प्रोग्रेस हमने हैप्पीनेस में की है। ये सिंपल सी बात है, पिछले 3-4 सालों में अगर आप हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स में देखेंगे तो इंडिया की रैंकिंग लगभग सिमिलर सी रही है, यानी सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो केवल ओनली बी, अच्छा ये ए और बी होगा, ये 1-2 लिखा गया, ये ए और बी है ना, ये ए और बी है। ठीक है, तो इस हिसाब से ओनली बी आंसर नंबर सेकंड स्टेटमेंट आपका हो जाएगा। फिर सिंपल पूछ लिया उन्होंने 2024 में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। जब मैंने आपको नेशनल इनकम वाला टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने 2 चीजें बताई थी कि एज एन कंसेप्ट, एक कंसेप्ट के रूप में जो नेशनल इनकम है, यानी जो जीडीपी है, जीएनपी है, उसकी क्या कमी है।
दूसरी बात मैंने ये पढ़ाई थी आपको कि जब आप जीडीपी को नापते हो तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि डबल काउंटिंग हो जाती है भाई जीडीपी के अंदर, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मिस हो जाता है, इस तरह की कुछ क्या थी, काउंटिंग की प्रॉब्लम थी, यानी जीडीपी को नापने की प्रॉब्लम थी। सवाल हमेशा आप ध्यान से पढ़ो कि पूछा क्या है। इसने पूछा है मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को यानी कि राष्ट्रीय आय को मापने की क्या समस्या है, मापने की समस्या बतानी है आपको। तो डबल काउंटिंग उसमें एक समस्या थी, रिकॉर्ड्स सही नहीं होते थे, ये भी एक समस्या थी, डिफरेंस इन द इनकम ऑफ पीपल, लोगों की आय में अंतर, क्या ये एक समस्या है क्या, या फिर डिफरेंस ऑफ इनकम ऑफ पीपल है, ये जीडीपी के कंसेप्ट की कमी है कि डिफरेंस ऑफ लोगों की जो आय में अंतर है उसको जीडीपी नहीं नाप पाती, ये एज एन कंसेप्ट जीडीपी की कमी है, जीडीपी को मापने के तरीकों की कमी नहीं है। मापने में तो प्रॉब्लम्स ये है डबल काउंटिंग, इनकरेक्ट रिकॉर्ड्स, या फिर एक्सक्लूजन और इंक्लूजन की समस्या की कुछ सही चीजें जो है वो शामिल नहीं हो पाती और कुछ गलत चीजें हम शामिल कर लेते हैं। तो इस हिसाब से क्योंकि ये जो कमी है ये कंसेप्ट की कमी है ना कि मापने की कमी, इसलिए थर्ड नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो आरपीएससी इस लेवल तक आपसे कंसेप्ट पूछेगी कि आपको एकदम क्लियरली चीजें पता है या नहीं पता। तो दो बातें, सवाल अच्छे से पढ़ना है, कंसेप्ट हमें एकदम क्लियर रखने हैं, रटना नहीं है चीजों को। अगर मैंने मान लो मैंने आपको 6 पॉइंट बताए हैं कि एज एन कंसेप्ट जीडीपी की ये 6 कमियां हैं, आपने कुछ दिमाग नहीं लगाया, वो 6 पॉइंट याद कर लिए और एग्जाम में उसने कोई 7वां 8वां 9वां पॉइंट बना के पूछा तो आप कैसे जवाब दोगे? भाई कंसेप्ट समझो। मैं कभी नहीं कहता कि मेरी क्लास में से स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल उठ के आ जाएगा, नहीं, जो मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दी है उसके बाद आप जो न्यूज़पेपर पढ़ोगे, उसके बाद जो आप पीआईबी को फॉलो करोगे, जो आप खुद थिंकिंग प्रोसेस अपना डेवलप करोगे, उससे आप सवाल को सॉल्व कर पाओगे, ना कि केवल सिर्फ क्लास से। तो आपको दोनों जगह मेहनत करनी है। इसके बाद अगला सवाल है कि एनुअल ग्रोथ रेट जो इंडिया की थी वो नेगेटिव कब रही थी, बोथ कांस्टेंट और करंट प्राइस पर। तो ये एक थोड़ा फैक्चुअल बेस्ड सवाल था, ठीक है, 2024 में ही ये पूछा गया, मतलब आपको इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से ग्रो करी है, किस तरफ से पॉजिटिव में गई, और कोविड के टाइम पे जब नेगेटिव में गई थी इकोनॉमी तब की बात कर रहे हैं। तो 2020-21 इसका आंसर हो जाएगा कि कौन सा वो साल था जब इंडिया की जो जीडीपी है वो दोनों चीजों में नेगेटिव में गई थी, करंट प्राइस में भी और कांस्टेंट प्राइस में भी। इसके बाद 2023 में भी हमसे पूछा गया कि भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत की रैंकिंग उस समय 126 थी। आपको लेटेस्ट रैंकिंग याद रखनी है केवल, ठीक है, और मोर और लेस पुरानी रैंकिंग से एक बार देख लेनी है कि कोई चेंजेस है क्या, कोई बहुत ज्यादा हमारी रैंक अच्छी हुई है या बहुत ज्यादा हमारी रैंक खराब हुई है क्या। तो इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस के अंदर हम सारे अपना इस तरीके से पढ़ चुके हैं, ठीक है, और लेटेस्ट डेटा अगर कुछ आएगा तो वो आपको अपडेट करते रहना है। इसके बाद 2021 में भी सेम सवाल पूछा गया कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो उस समय हमारी रैंकिंग 139 थी। तो कोई समझने वाली बात इसमें नहीं है। मैं अपेक्षा नहीं कर रहा हूं कि इस तरह के सवाल अभी आगे आने वाले हैं, जैसे कि 2024 में स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आए थे किसी रिपोर्ट से, उसी तरह के सवाल मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। इसके बाद अगला सवाल, हाँ अब देखो ये सवाल है बढ़िया, अगर आंसर नहीं देखा हो तो कृपया करके वीडियो को पॉज करके सवाल को करने का ट्राई करें। कि भाई क्या सवाल है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट, मैंने सारा पढ़ाया था आपको, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमको क्या करना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पर नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से नेट इनकम फ्रॉम अपलोड माइनस करेंगे, जी नहीं सर, ग्रॉस से अगर मुझे नेट पे जाना होगा तो मुझे माइनस करना है डेप्रिसिएशन। जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से ट्रांसफर पेमेंट्स, नो, जीएनपी एट मार्केट प्राइस से डेप्रिसिएशन है, ये हुई ना सर बात। जीएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, चेंज है केवल ग्रॉस और नेट का, ग्रॉस से जब भी हम नेट पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, ये हमने समझ रखा है। तो हमारा 3 नंबर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक क्लासेस नहीं करी हैं तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज पहले क्लासेस कर लीजिए, फिर ये समझेंगे तो फटाफट से समझ में आ जाएगा। और क्लासेस नहीं भी करी हैं तो सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो देख लीजिए कि किस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर बेस ईयर क्या होता है। मैंने आपको बेस ईयर के बारे में पढ़ाया था जब मैं आपको रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी पढ़ा रहा था, कि
नॉमिनल जीडीपी मतलब नाम मात्र की जीडीपी मतलब वर्तमान जो हमारे प्राइसेस, वर्तमान जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके प्राइसेस, उसके जो मूल्य हैं, उसकी जो मुद्रास्फीति है, उसके अकॉर्डिंग जो जीडीपी आ रही है वो नॉमिनल जीडीपी है। और हमने किसी एक साल को बेस ईयर के रूप में मान रखा है कि 2011-12 के या फिर वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो 2022-23 के जो प्राइसेस है उनके बेस पर मैं अपने वर्तमान की जीडीपी को देखूंगा। जैसे कि जो इन्फ्लेशन की वजह से रेटें बढ़ी हैं, इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमी जो बढ़ रही है ना, उसको मैं शामिल नहीं करूंगा, बल्कि जो एक्चुअल सिचुएशन है, जो रियल सिचुएशन है मेरी जीडीपी की, वो मुझे पता पड़ेगी। ठीक है, तो ये था हमारा बेस ईयर। तो बेस ईयर क्या होता है भाई? द ईयर हुज इनकम इज कैलकुलेट टू नॉमिनल जीडीपी। नहीं सर, बेस ईयर में तो हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, जहां जहां पर नॉमिनल है उसको काट दो। द ईयर हुज प्राइसेस आर यूज्ड और ईयर हुज इनकम आर यूज। अब प्राइस यूज करते हो या इनकम यूज करते हो? उस साल का प्राइसेस आप यूज करते हो, यानी कि 3 नंबर वाला आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, कि बेस ईयर क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। इसके बाद ये सवाल की मैं बात कर रहा था जिसको आप एसडीजी वाले टॉपिक में शामिल कर सकते हो और यहाँ ग्रोथ में भी शामिल कर सकते हो। उन्होंने सिंपल सा सवाल पूछा था कि लाइफ ऑन लैंड वाला जो एसडीजी है वो कौन से नंबर का एसडीजी है। तो 17 के 17 एसडीजी मैंने क्लास में आपको याद भी करवाए थे और आपको याद होने भी चाहिए, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। मेंस के पर्सपेक्टिव से क्यों सर? कोई भी हमारा सवाल आएगा तो हम उसके कंक्लूजन के अंदर एसडीजी को लिंक कर सकते हैं या फिर बॉडी पार्ट में एक पॉइंट जो है वो एसडीजी का बना सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे मान लो आपसे कोई भी चीज पूछ ले कि महिला सशक्तिकरण कोई स्कीम है, तो उसमें आप एंड में लिख दो कि ये जो स्कीम है ये एसडीजी 5 की पूर्ति करने में हमारी मदद करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से एसडीजीज हमारे काम आते हैं और प्रीलिम्स में डायरेक्ट सवाल भी आपसे ये पूछ सकते हैं कि लाइफ ऑन लैंड किस में है, तो एसडीजी 15 के अंदर आपका लाइफ ऑन लैंड था। इसके बाद इंडिया ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019। अब क्योंकि एसआई के समय पे ये सवाल 2021 में आया था, तो उस समय जो लेटेस्ट हमारा एसडीआई रिपोर्ट आई थी वो 2019 की आई थी। 2019 की रिपोर्ट के अंदर हमारी कितनी नेशनल इनकम थी? 6681 थी। आपको लेटेस्ट वाला जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आएगा उससे रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट डेटा याद होना चाहिए। अभी जो वर्तमान में लेटेस्ट है वो हम अपनी क्लासेस में कर चुके हैं विथ डेटा। अगर फिर से कोई एचडीआई इंडेक्स आपके एग्जाम से पहले रिलीज हो जाता है तो अकॉर्डिंगली आपको अपने डेटा को अपडेट करना है। ठीक है, ओके। अगला सवाल जैसा हमारा आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जब हम एचडीआई पढ़ रहे थे तो हमने उसके सब कंपोनेंट्स पढ़े थे कि किस किस के बेस पर एचडीआई डिसाइड की जाती है। तो उसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, उसमें एजुकेशन था, उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, लेकिन उसमें एनवायरनमेंट की कोई बात नहीं थी। उसके 3 इंडेक्स थे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ और एजुकेशन। एनवायरनमेंट की कोई बात नहीं थी, इसलिए 4th नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सर। इसके बाद अगला सवाल, हाँ ये बहुत ही डीप में आरपीएस ने कंसेप्ट पूछे थे। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था। जब हम नेशनल इनकम से हमें क्या ऐड करना है कि पर्सनल इनकम बन जाए। मैंने आपको जितने भी तरह के नेशनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इन सब के फॉर्मूले समझाए थे और इन सब का ये फॉर्मूला क्यों बना है वो समझाया था मैंने। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, नेशनल इनकम से अगर आपको पर्सनल इनकम को निकालना है, यानी व्यक्ति को क्या आय हुई, तो हमें क्या क्या देखना होगा, क्या क्या उसमें प्लस करना होगा नेशनल इनकम में और क्या क्या हमें माइनस करना होगा। तो प्लस करने वाले पार्ट में क्या था और माइनस करने वाले पार्ट में क्या था वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कैसे याद होगा भाई? कि मेरे को क्या मिल रहा है सरकार की तरफ से वो तो मैं प्लस कर दूंगा और मेरे से क्या ले रही है सरकार वो मैं माइनस कर दूंगा। तो ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होते हैं भाई? ट्रांसफर पेमेंट सरकार की तरफ से ऐसा किया गया आपको भुगतान जिसके बदले में आपको कुछ नहीं देना, बस आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये क्या मिल रहा है? पैसा आपको मिल रहा है। यानी पर्सनल इनकम निकालने के लिए नेशनल इनकम में मैं ट्रांसफर पेमेंट्स को जोड़ता हूं। ठीक है, आंसर तो मुझे मिल गया, लेकिन अब मैं और देख लेता हूं। सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये सर मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन मुझे करना है, मेरा पैसा जीपीएफ में जमा होगा तो मैं दे रहा हूं ना पैसा, तो यानी ये क्या होगा? माइनस होगा। कॉर्पोरेट टैक्स, भाई कॉर्पोरेट्स देंगी सरकार को तो ये भी क्या होगा? माइनस होगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है वो आपको सरकार को आपके उसको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या होगा? माइनस होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? माइनस आपका आंसर हो जाएगा। व्हाट वाज द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर 2017-18 में क्या था? उस समय ऐसा ही पूछा गया था। आपको लेटेस्ट डेटा जो रिसेंट बजट आएगा उसके अकॉर्डिंग याद रखना है कि हमारे जीडीपी में
सर्विस सेक्टर की क्या परसेंटेज भूमिका है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या भूमिका है, एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या भूमिका है, परसेंटेज में डेटा आपको याद रखना है। अभी ये वर्तमान में ये पुराना डेटा क्योंकि पहले आया था, तो उस समय जो लेटेस्ट बजट था उससे सवाल ये पूछा गया था। इसके बाद अगला सवाल ग्रोथ और डेवलपमेंट से जो एसआई में पूछा गया था कि इसमें से क्या नेशनल इनकम कहलाता है। तो जब मैं आपको नेशनल इनकम पढ़ा रहा था तो मैंने चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से बताया था एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, आपकी नेशनल इनकम होती है। और ये याद करने वाली चीज है, ठीक है, इसको याद ही करना है ऐसा कैसा, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारे जो सेकंड टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी वाला, उसके सवाल शुरू हो रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है। पहला पोर्शन है कंसेप्चुअल पोर्शन, कि मुझे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सारी चीजें और इन सबके फॉर्मूलाज मुझे कंसेप्चुअली पता होने चाहिए। केवल रटने से काम नहीं चलेगा, कंसेप्चुअली मुझे इन सबके फॉर्मूले समझ में आने चाहिए कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है तो क्या है, पर्सनल इनकम के फॉर्मूले में नेशनल इनकम में ये प्लस हुआ तो क्यों हुआ और ये माइनस हुआ तो क्यों हुआ। क्योंकि अगली बार मान लो उसने कुछ और पूछ लिया, जो 3 पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं उसके अलावा कोई चौथा पॉइंट उसने पूछ लिया, तो खुद से आपको समझ में आना चाहिए कि वो प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है। तो कंसेप्चुअल क्लियरिटी पहली चीज। दूसरी चीज सर, जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, जो रीसेंट बजट हमारा आएगा उसका जो डेटा है, जो रीसेंट हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस वगैरह आएंगे उसका जो डेटा है वो हमें एज इट इज याद करना है। ये 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पहले चैप्टर में, और पहला चैप्टर आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपने देख ही लिया। चलो मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं। ये भी एक कंसेप्चुअल टॉपिक था, इसमें आप पहले इन्फ्लेशन को पढ़ेंगे, चाहे वो आपके सिलेबस में वर्तमान में उपस्थित है या नहीं है, इन्फ्लेशन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी समझनी है तो इन्फ्लेशन समझना पड़ेगा। मॉनेटरी पॉलिसी से जो सवाल 2024 में पूछा गया कि भारत में इन्फ्लेशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इन्फ्लेशन 2 तरीके के होते हैं, मैंने बताए थे आपको, हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन मतलब जिसमें सारी चीजें शामिल हैं, जो फूड और फ्यूल यानी कि जो आपका खाद्य पदार्थ और जो आपका फ्यूल है जो कि वॉलेटाइल आइटम है वो भी हेडलाइन में शामिल होते हैं, और कोर में करते हुए हम फूड और फ्यूल को हेडलाइन में से माइनस कर देते हैं। यहां पर इसने बोला कोर इन्फ्लेशन में फूड और एनर्जी के प्राइसेस इंक्लूड होते हैं क्या? जी नहीं सर, कोर में तो ये एक्सक्लूड होते हैं, यानी ये स्टेटमेंट गलत। हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर फूड आइटम एक्सक्लूड होते हैं क्या? जी नहीं सर, आपने उल्टा लिखा है, कोर में एक्सक्लूड होते हैं और हेडलाइन में इंक्लूड होते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन इज मोर वेरिएबल इन नेचर देन कोर इन्फ्लेशन। सही बात है सर, क्योंकि हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर फूड और फ्यूल जैसे वॉलेटाइल आइटम्स हैं जिनके रेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए जो आपका हेडलाइन मुद्रास्फीति है उसके अंदर जो वॉलेटिलिटी है यानी कि जो अस्थिरता है वो ज्यादा है, यानी सी वाली बात आपकी सही है, ठीक है। अब देखो, जब ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आते हैं ना तो आपके लिए क्वेश्चन और आसान हो जाता है। मान लो एग्जाम में आप कंफ्यूज हो गए कि यार क्या होता है, कि कोर इन्फ्लेशन में ये चीज होती है या हेडलाइन में होती है, तो आप ना कॉम्बिनेशन बनाकर भी सवाल को थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि आपको ये समझ में आ गया कि अगर सी पॉइंट मेरा सही है, अगर सी पॉइंट मेरा सही है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन मोर वॉलेटाइल होता है, तो मेरा हेडलाइन इन्फ्लेशन वो वाला था जिसमें फूड और फ्यूल इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा कि ए और बी गलत होंगे, कि अगर मेरा सी सही है तो ए और बी गलत होंगे, तो जहां जहां पर सी के साथ ए और बी है वो काट दो। अब आपके पास ऑप्शन 2 ही बचे, ठीक है, या तो ए बी या तो सी। अगर आप एग्जाम में कंफ्यूज भी हो रहे हो तो एटलीस्ट आपके पास अभी 50% की प्रोबेबिलिटी है कि अगर दोनों में से एक भी टिक करोगे तो 50% चांस है कि आपका सवाल सही हो जाए। और इस तरीके का दिमाग आपको एग्जाम में लगाना है दोस्तों, ठीक है, जो कि इस तरीके का दिमाग जिससे आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दो या 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, तो आपको ये दिमाग लगाना है, ठीक है। चाहे आपको कोई चीज याद नहीं आ रही या फिर कोई चीज नहीं भी पता और लास्ट में आपके पास समय है, तो इस तरह का दिमाग लगा के आप कुछ एलिमिनेट कर दो तो बहुत अच्छी चीज है। चलो अगला सवाल वही है हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन से, कि हेडलाइन इन्फ्लेशन रेफर्स टू द रेट ऑफ चेंज इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स व्हिच इज मेजरमेंट ऑफ एवरेज स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम्ड बाय ट्रिपल हाउसहोल्ड, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन चेंज इन द प्राइस आफ्टर एक्सक्लूडिंग सम वॉलेटाइल प्राइस आइटम्स सच एज फूड एंड फ्यूल, बिल्कुल सही बात है सर। हेडलाइन में कंप्लीट बास्केट है गुड्स एंड सर्विसेज की, उससे होता है, और कोर के अंदर क्या होता है, कुछ प्राइस कुछ फूड और फ्यूल को हम माइनस कर देते हैं। यानी अब देखो 2023 में अगर आपने ये पीवाईक्यू प्रिपेयर कर लिया होता
तो 2024 में अगर आप एग्जाम में बैठते तो आप क्या बताओ वो सवाल कर लेते या नहीं कर लेते। अगर मैंने ये सवाल कर रखा है, इसका कंसेप्ट समझ रखा है, तो ये सवाल करना मेरे लिए कितना आसान है। ठीक है, इस ये इंपॉर्टेंस है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। जो कंसेप्ट भी कई बार क्या होते हैं, ऐसे कैसे रिपीट हो जाते हैं, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है। इसके बाद अगला सवाल है कि सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के लिए कौन सा सही ऑप्शन नहीं है। यानी कि आपको क्रेडिट कंट्रोल करना है, आपको इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है, कम लोगों के पास पैसा कम जाए, ये आपको करना है। ऐसे कंसेप्ट्स पूछेगी आरपीएससी अब। ठीक है, अब ये बोल रहा है क्रेडिट मार्जिन में बदलाव, ये सही ऑप्शन है सर। क्रेडिट मार्जिन क्या होता है कि भाई अगर आपने मुझे 100 रुपए का संपत्ति दी है तो उसके बदले में मैं आपको कितने रुपए तक का लोन दे सकता हूं। ठीक है, जैसे आपके पास आप अपना एक प्रॉपर्टी का कागज ले गए कि सर ये मेरी 100 रुपए की प्रॉपर्टी है, मुझे आप लोन दे दो, तो बैंक बोलेगा प्रॉपर्टी 100 रुपए की है, लेकिन आरबीआई ने 20% का क्रेडिट मार्जिन लगा रखा है, तो अगर 100 रुपए का आइटम आएगा तो मैं 80 रुपए तक का ही लोन दे सकता हूं। तो इससे आप अगर क्रेडिट मार्जिन में चेंज करके क्रेडिट जो जा रहा है उसको आप कम कर सकते हो। सही बात है सर। गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाला देखते हैं, क्रेडिट राशनिंग, ये हम समझ चुके हैं वहां पर क्रेडिट राशनिंग किस तरीके से होती है। मोरल जो आपका प्रभाव है, नैतिक दबाव जो आरबीआई का होता है, ये भी हम समझ चुके हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाला क्या है भाई, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कब तो खरीदनी होती है, कब आरबीआई को बेचनी होती है। सिंपल समझो, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, आरबीआई के पास पावर है कि वो चाहे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच ले मार्केट में, चाहे तो खरीद ले। अब आरबीआई को मार्केट से पैसा कम करना है, इन्फ्लेशन कम करने का सिंपल तरीका क्या है, मनी सप्लाई को मार्केट से कम कर दो। मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, अगर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैंने मार्केट में बेची तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा कैश, और मार्केट में जाएगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो सिंपल सी बात क्या हुई, मार्केट से कैश आ गया मेरे पास, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर मैं बेचूंगा तो क्या हो जाएगा कि मार्केट से कैश मेरे पास आ जाएगा। तो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की ये वो नहीं है, लेकिन ये क्या है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की है। इसमें आपका लोन कहीं इंक्लूड हुआ नहीं सर, इसमें तो कैश आ रहा है। और सवाल जो है वो है क्रेडिट कंट्रोल के ऊपर कि किस तरीके से आरबीआई बैंकों द्वारा जो लोन दिया जा रहा है उसको कंट्रोल करती है। तो ये डायरेक्टली आपके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, लेकिन लोन देने लेने को कंट्रोल नहीं करती। इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर ये सवाल आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, भाई जो ये टारगेट है इन्फ्लेशन का 4+-2, ये कौन निर्धारित करता है। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि आरबीआई करती है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। सर ये टारगेट का जो निर्धारण है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। आरबीआई से बातचीत तो करती है, उसकी सलाह तो लेती है, लेकिन फाइनल डिसीजन किसका है, भारत सरकार का है। फिर उसको लागू कौन करेगा, वो आरबीआई करेगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछे कि 4+-2 जो हमारा मुद्रास्फीति का टारगेट है, इसको अचीव कौन करेगा, अचीव करेगा आरबीआई। वो किसका काम है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम है। लेकिन जो टारगेट बनाया ये किसने बनाया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, आरबीआई से बातचीत करके, सलाह लेके। ठीक है, ये भी एक कंसेप्चुअल सवाल था। ठीक है, हमने इन्फ्लेशन पढ़ा था, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है और सप्लाई का इन्फ्लेशन क्या होता है। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है, यानी कि जो लागत की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, occurs due to shift in the time supply curve। अब देखो, अगर सप्लाई में कोई ऊपर नीचे हुआ, टाइम सप्लाई कर्व मतलब किस समय में कितनी सप्लाई हो रही है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में इतनी इतनी सप्लाई हो रही है। अगर इस कर्व में कोई चेंज हुआ, यानी कि सप्लाई जो है वो आपकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, जैसे कोविड-19 में क्या हुआ कि माल नहीं आ पा रहा, लॉकडाउन के रेस्ट्रिक्शंस है, तो सप्लाई जो आपकी चेन है, जो सप्लाई टाइम कर्व है, वो आपका क्या होगा, डिसरप्ट हो गया। तो इससे क्या होगा आपका, इससे आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, क्योंकि लागत बढ़ जाएगी। ठीक है, मांग उतनी ही नहीं, लेकिन सप्लाई जो है वो कम हो गई, सप्लाई टाइम आपके कर्व में चेंज होने से, तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। यानी स्टेटमेंट सही है। राइज इन वेजेस कॉजेस शिफ्ट इन टाइम सप्लाई कर्व। अगर वेजेस बढ़ गए, ठीक है, वेजेस बढ़ गए तो आपका जो टाइम सप्लाई कर्व है वो भी आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों, वेजेस बढ़ गए तो जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो आपका बढ़ जाएगा, उतना कॉस्ट जो जितना प्रोडक्शन पहले हो रहा था उतना नहीं हो पाएगा, और आपके कॉस्ट की ओर से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। यानी ए और आर क्या है, करेक्ट है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव
टूल है क्रेडिट कंट्रोल का, यानी कि जो आरबीआई कंट्रोल करता है क्रेडिट को, उसके दो तरह के टूल्स हमने पढ़े थे मॉनेटरी पॉलिसी के, क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक और क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक। तो मात्रात्मक के अंदर सीआरआर, एसएलआर वो सारी बातें थी, गुणात्मक में क्या था, साख राशनिंग वाली हमारी बातें थी, ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स वाली हमारी बातें थी। बैंक रेट आपका क्वांटिटी है, रेपो रेट क्वांटिटी है, ओएमओ क्वांटिटी है, मार्जिन रिक्वायरमेंट से कितना लोन आप दे पाओगे, ये क्या है, क्वालिटेटिव टूल है। इसके बाद कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कौन सा है भाई इसमें से, कौन सा नहीं है, इज नॉट अ कॉज ऑफ इन्फ्लेशन अमॉन्ग द कॉस्ट पुश फैक्टर्स, यानी किसमें लागत बढ़ने की वजह से नहीं बल्कि मांग बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है। ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे सर, कॉस्ट की वजह से इन्फ्लेशन होगा, टैक्सेस बढ़ेंगे तो भी कॉस्ट बढ़ेगी। डेफिसिट फाइनेंसिंग सर ये क्या होती है, देखते हैं। फ्लक्चुएशंस इन प्रोडक्शन एंड सप्लाई, वही बात, सप्लाई अगर आपकी फ्लक्चुएट हो गई तो भी आपका सप्लाई साइड से यानी कॉस्ट साइड से आपका इन्फ्लेशन है। तो सर मतलब कि आंसर तो यही है, लेकिन सर ये होता क्या है डेफिसिट फाइनेंसिंग, तो आपको पता होगा कि हमारे सरकार का जो बजट बनता है वो बनता है घाटे का बजट। उस घाटे के बजट को सरकार क्या करती है, पूर्ति करती है कहीं से पैसा उधार लेके, तो इसको बोलते हैं हम डेफिसिट फाइनेंसिंग। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट कहीं से उधार लेके मार्केट में पैसा डाल रही है, मार्केट में पैसा आ रहा है, मनी सप्लाई बढ़ रही है, यानी कि डिमांड बढ़ रही है, यानी कि ये डिमांड साइड का फैक्टर है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इस तरह के कंसेप्चुअल सवाल आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग फिस्कल मेजर इज यूज्ड टू रिकवर द इकोनॉमी फ्रॉम रिसेशन, मंदी से आपको अर्थव्यवस्था को उभारना है। अर्थव्यवस्था क्या है, मंदी में है, इन्फ्लेशन कम है, आर्थिक विकास दर कम है, इसको बाहर निकालना है मंदी से। तो कैसे बाहर आएगी, सरकारी खर्च में कमी करोगे, नहीं सर, सरकारी खर्च में कमी कर देंगे तो कैसे बाहर आएगी, टैक्स में बढ़ाओगे, टैक्स, आपकी अर्थव्यवस्था ऑलरेडी मंदी में है, टैक्स तो कम करने पड़ेंगे ना आपको जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, तो टैक्स नहीं सर, नोटबंदी कर दोगे तो फिर तो क्या ही हाल हो जाएगा इकोनॉमी का, ये भी गलत, यानी सरकारी खर्च आपको बढ़ाना पड़ेगा, इकोनॉमी के अंदर पैसा पुश करना पड़ेगा, तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा और आपकी अर्थव्यवस्था का विकास दर बढ़ेगी। ये सीधा कॉन्सेप्ट था कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहलाता है, तो स्टैगफ्लेशन कहलाता है। जब हमने फिलिप्स कर्व पढ़ा था तो फिलिप्स कर्व के अपवाद के रूप में हमने स्टैगफ्लेशन को पढ़ा था, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी का एक और सवाल है भाई, सेंट्रल बैंक एम्प्लॉयज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी टू ओवरकम रिसेशन और डिफ्लेशन गैप बाय, यानी सिंपल सी बात क्या है कि जो सेंट्रल बैंक जो हमारा आरबीआई है उसको मंदी से या फिर डिफ्लेशनरी गैप, जो कॉन्सेप्ट भी हम समझ चुके हैं, उससे अर्थव्यवस्था को बाहर निकालना है, विस्तारवादी मौद्रिक नीति को फॉलो करना है। तो वो क्या करेगा भाई, वही बात है, ये आपका वही कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाला। आरबीआई को मनी सप्लाई बढ़ाना है, इकोनॉमी में पैसा पुश करना है, तो अब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, अगर मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचता हूं तो मेरे पास कैश आता है, इससे तो कम हो जाएगा, और अगर मैं मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता हूं तो मैं मार्केट में क्या डालूंगा, कैश डालूंगा, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी मुझे खरीदनी पड़ेगी अगर मुझे मार्केट में कैश डालना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और बाकी पॉइंट दे सकते हो आप, इंक्रीजिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, भाई आप सीआरआर एसआरआर बढ़ा दोगे तो लोन कम दे पाएंगे बैंक, बैंक के रेट बढ़ा दोगे तो भी लोन कम दे पाएंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचनी आपको है नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी है, ठीक है। अगला सवाल मॉनेटरी पॉलिसी का एक और सवाल है जो कि टेलीकॉम ऐसे 2025 में आया है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। पीपल डिपेंडेंट ऑन फिक्स्ड इनकम सफर मोस्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति से वो लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है जो कि निश्चित आय पर निर्भर है। अब मेरी बात समझो आप, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इकोनॉमी के अंदर साल दर साल, ठीक है, अभी मान लो इन्फ्लेशन की रेट है लगभग 4%, और अगर आपकी सैलरी हर साल बढ़ रही है 6%, तो आपको कोई लोड ही नहीं है। अगर कोई इन्फ्लेशन इकोनॉमी में बढ़ भी रहा है तो मेरी सैलरी भी उस हिसाब से बढ़ रही है, लेकिन अगर मेरी सैलरी फिक्स है, भाई 10,000 रुपए ही लास्ट ईयर मिल रही थी, 10,000 रुपए ही इस साल मिल रही है, तो भाई जब महंगाई बढ़ेगी तो मेरे को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि मेरी सैलरी उतनी की उतनी है और महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि निश्चित आय पर निर्भर लोगों, अब यहाँ पे निश्चित हिंदी में थोड़ा सा ना ये गलत हो गया है, निश्चित आय नहीं है, ये स्थिर आय है, ट्रांसलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक है, गूगल ट्रांसलेशन है ये, ठीक है। तो स्थिर आय पर जो निर्भर लोग हैं उनको
सबसे ज्यादा नुकसान होता है, ये बात सही है। इन्फ्लेशन अल्टर्स द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन द सोसाइटी, मेकिंग सम ग्रुप्स बेटर ऑफ रिलेटिव टू अदर्स। यानी क्या बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से, मुद्रास्फीति की वजह से जो आपकी अर्थव्यवस्था है उसमें जो इनकम का यानी आय का और जो वेल्थ का, संपत्ति का जो बंटवारा है वो चेंज होता है। कुछ लोगों को इसका ज्यादा फायदा होता है और कुछ लोगों को इसका नुकसान होता है। ये बात बिल्कुल सही है। मुद्रास्फीति से क्या होगा कि लेट से जो कुछ आपके प्रोडक्शन वाले लोग हैं जो कि माल बना रहे हैं, ठीक है, पहले उनका माल 10 रुपए का बिक रहा था, आज वो माल मान लो 12 रुपए का बिक रहा है। अब उनके पास तो पहले का स्टॉक पड़ा है, तो वो 12 रुपए का बेचेंगे सेम माल, तो 2 रुपए का उनको फायदा हो गया। यानी कुछ लोगों को तो फायदा हो जाएगा और कुछ लोगों का हो जाएगा नुकसान हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही बात है और ये हमने पढ़ा भी था एक टेबल बना के कि इन्फ्लेशन का कुल किन लोगों को तो फायदा होता है और किन लोगों को नुकसान होता है। इन्फ्लेशन कॉजेस मिस अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी सिंपल सी उसी बात का एक्सटेंडेड वर्जन है, यानी तीनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। देखो जब थोड़े जनरल से स्टेटमेंट होते हैं ना, जनरल से, तब उनके सही होने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे इन्फ्लेशन एक नेगेटिव टर्म है, तो अगर यहां पर सिंपल सिंपल बातें लिखी हुई हैं तो यानी कि सही होने की संभावना ज्यादा है। लेकिन जब वो कॉन्सेप्ट पूछ लेगा कि इन्फ्लेशन से बोरोवर को फायदा होता है या लेंडर को फायदा होता है, तो आपको थोड़ा डीप में सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा सवाल है। देखो 2025 के पेपर से हमको पता पड़ेगा कि किस तरह के सवाल अब आरपीएससी में आने वाले हैं। और टेलीकॉम एसआई वाला एग्जाम का जो पेपर था ये एकदम एक्यूरेट पेपर था, ये समझने के लिए कि भविष्य में अब किस तरह के सवाल आने वाले हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद 12वां सवाल है टेलीकॉम एसआई का ही एक और सवाल जो कि इन्फ्लेशन का पूछा गया कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन जो था वो था कि सेंट्रल बैंक कैन नॉट परफेक्टली कंट्रोल द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। क्या सेंट्रल बैंक परफेक्टली कंट्रोल कर सकता है क्या इकोनॉमी मनी सप्लाई? जी नहीं सर, सेंट्रल बैंक परफेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता। देखते हैं क्या इसका रीजन ये बन रहा है। The amount of money supply in the economy depends in the part of behavior of depositors and bankers। बिल्कुल सही बात है। एक इकोनॉमी के अंदर कितना मनी सप्लाई होगा ये आपके डिपॉजिटर्स और जो बैंकर्स हैं उनके बिहेवियर पर भी डिपेंड करता है। यानी आरबीआई अकेला कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये जो मनी सप्लाई है वो इन पर भी डिपेंड करता है। तो बिल्कुल सही बात है, यानी ए सही भी है और आर भी सही है। और क्या है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। देखो ना कितना आसान सवाल है, लेकिन बस केवल आपको टर्म्स समझ में आनी चाहिए। आपको ध्यान से सवाल को पढ़ना है, कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, आप आराम से सवालों को कर देंगे। ठीक है, अब ये सवाल वो सवाल है जो मैंने क्लास में पढ़ाने के बाद एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो आराम से जिन बच्चों ने क्लास ली होगी वो आराम से सॉल्व कर लेंगे। ऑल दो चाहे मैंने ये एज इट इज ना पढ़ाया हो, लेकिन जो क्लास में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है उससे आप लोगों ने इन सवाल को कर लिया होगा। चलो अब हम आ रहे हैं फिस्कल पॉलिसी पे। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या समझ में आया कि सर इन्फ्लेशन वाला जो इंडेक्स वाला पार्ट है, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, कोर और हेडलाइन इन्फ्लेशन, वो वाला पोर्शन। सर जो मॉनेटरी पॉलिसी का वो वाला पार्ट है कि किस चीज से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, किस चीज से इन्फ्लेशन कम होगा, वो कंसेप्ट हमें अच्छे से पता होने चाहिए। सीआरआर, एसएलआर क्या है ये सब पता होना चाहिए और इनका यूज कैसे होता है वो सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो इन्फ्लेशन में पूरा का पूरा कंसेप्चुअल पार्ट है आपका। कोई ज्यादा करंट का डेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और अगर कोई बहुत बड़ी चीज हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज इन्फ्लेशन पूरा आपका कंसेप्चुअल चैप्टर है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं अब हमारी फिस्कल पॉलिसी पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट? सकल राजकोषीय घाटे का फॉर्मूला। राजकोषीय घाटा क्या था सर? राजकोषीय घाटे का मतलब था कि कितना हमारा टोटल डिफरेंस है अर्निंग्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो प्राइमरी अर्निंग्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो माइनस जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है वो, और ये इक्वल था आपके टोटल मार्केट बोरोइंग के। ये आपको पूरा याद होगा। देखते हैं सर, प्राइमरी डेफिसिट और नेट बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, जी नहीं। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, जी नहीं सर, प्राइमरी रिसिप्ट था यहां पर। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जी नहीं। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, नेट डोमेस्टिक बोरोइंग्स, बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई और फॉरेन बोरोइंग्स, यानी जितनी भी आपकी मार्केट बोरोइंग है वो सारी आ गई। तो सारी बोरोइंग्स जो है आपकी किसके इक्वल होती हैं? आपके ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट के इक्वल होती हैं सर। ये यानी कि
फॉर्मूले वाला जो पोर्शन है डेफिसिट्स के वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक सवाल आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी, इसमें से कौन सा एक फिस्कल पॉलिसी राजकोषीय नीति का टूल नहीं है, यानी सरकार इसमें से क्या नहीं कर सकती। पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकार डिसाइड करेगी कितना खर्चा करना कितना नहीं करना। इंटरेस्ट रेट, क्या इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आरबीआई करेगी? सर आरबीआई करेगी, मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करेगी, टैक्सेशन गवर्नमेंट करेगी, यानी कि सेकंड नंबर वाला इसका आंसर हो गया, क्योंकि ये एक मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है। अगला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बजट रेलवे बजट को मर्ज किया गया था? तो जो आप हिस्ट्री पढ़ते हैं बजट्स की, या फिर जो अब आप फिस्कल रिफॉर्म्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, वहां से ये पोर्शन है कि रेलवे बजट को यूनियन बजट में कब मर्ज किया गया? 17-18 के अंदर ये मर्ज किया गया था। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल सा एक हिस्ट्री वाला पार्ट है। Which of the following is not included in the revenue account of the union budget? अब ये है आपका conceptual सवाल। मैंने आपको दो तरह का अकाउंट पढ़ाए थे, रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट मतलब एक साल के अंदर जो ट्रांजेक्शन आपके हो रहे हैं जिससे कि ना तो सरकार की कोई परिसंपत्ति बढ़ रही है ना कि कोई दावेदारी कम हो रही है, वो रेवेन्यू अकाउंट था हमारा। और कैपिटल अकाउंट मतलब जहां पर आपकी परिसंपत्ति बढ़ रही है या फिर आपकी जो देनदारी है वो कम हो रही है, और जो लॉन्ग टर्म के आपके होते हैं जैसे कि रोड ये वगैरह जो बनते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, अब देखते हैं भाई इसमें से कौन सा रेवेन्यू अकाउंट में शामिल नहीं है। इंटरेस्ट, अगर कहीं से ब्याज आया तो शॉर्ट टर्म का गेन है जिसमें आपकी कोई परिसंपत्ति नहीं बढ़ रही, ना ही कोई आपका देनदारी कम हो रही है। ठीक है, ये सर आपका रेवेन्यू बजट का ही पार्ट है। स्मॉल सेविंग्स, हम लोग जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स में अगर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट की स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मुझे एक बात बताओ, अगर हम गवर्नमेंट को कोई पैसा दे रहे हैं तो वो गवर्नमेंट की देनदारी बन रही है कि हमें कुछ समय बाद ये पैसा लौटाना है, यानी स्मॉल सेविंग आपका कैपिटल का पार्ट होता है। प्रॉफिट और डिविडेंड्स ये भी आपके क्या होते हैं, एक साल के, इसमें कोई आपका लेना देना उसमें नहीं है, तो ये भी आपका किसका पार्ट होता है? ये भी आपका रेवेन्यू का पार्ट होता है। और टैक्स रिसीप्ट्स भी आपके रेवेन्यू के पार्ट होते हैं, तो आंसर हो गया इसका बी। ठीक है, डिटेल्ड कंसेप्ट समझने हैं तो आपको क्लास लेनी पड़ेगी। यहाँ पर हम केवल उन कंसेप्ट्स के बेस पर कैसे सवाल सॉल्व कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल था, विच ऑफ द फॉलोइंग फिस्कल मेजर्स इज यूज्ड टू गेट द इकोनॉमी आउट ऑफ रिसेशन? आपको मंदी से बाहर निकालना चाहिए। सवाल तो हम कर चुके हैं, सरकारी खर्चे में वृद्धि करनी, ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ये कहता है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी आ जाता है और फिस्कल में भी आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है भैया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, सेबी नहीं बनाएगी, नीति आयोग नहीं बनाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बिल्कुल सिंपल सवाल जो कि पहले पूछते थे, अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा सवाल आएगा। ये इन्फॉर्मेशन वो एक स्टेटमेंट में दे देंगे, ठीक है, एक स्टेटमेंट ऐसा होगा जिसमें ये चीज वो पूछ लेंगे, लेकिन ऐसा सिंपल सवाल अब मैं अपेक्षा नहीं कर रहा हूँ आरबीआई से। Which one of the following is not an objective of government budget? बताओ भाई, गवर्नमेंट बजट का इनमें से क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है, उनका क्या लक्ष्य नहीं है? आय और संपत्ति का पुनर्वितरण लक्ष्य है, आर्थिक स्थिरता है, जीडीपी में वृद्धि है। घाटे का बजट ये हमारा लक्ष्य थोड़ी है, ये तो हमारी मजबूरी है कि हमें अपना बजट, घाटे का बजट बनाना पड़ता है, ये तो हमारी मजबूरी है सर, ये हमारा कोई टारगेट थोड़ी है। देखो पहले कितना आसान सवाल आते थे एसआई के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी? वही चीज, इसमें से क्या क्या गवर्नमेंट नहीं कर सकती? टैक्स गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ही करेगी, बैंक रेट सर आरबीआई करती है, ये मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है। पब्लिक डेट भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, यानी कि बैंक रेट आपका फिस्कल पॉलिसी का नहीं बल्कि मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है। ठीक है, तो है कंसेप्चुअल सवाल लेकिन छोटा सा कंसेप्ट एकदम। ठीक है, अब देखो जैसे टेलीकॉम का एग्जाम का आया, ये आपके एआर वाले सवाल और बड़ा सवाल आ गया। Fiscal deficit is the difference between the government's total expenditure and total receipts. राजकोषीय घाटा क्या टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट्स का अंतर है क्या? जी नहीं सर, प्राइमरी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस प्राइमरी रिसिप्ट्स है सर। टोटल रिसिप्ट्स के अंदर वो मार्केट बोर्डिंग्स भी आ जाती हैं, ठीक है, तो टोटल रिसिप्ट्स नहीं सर, यहाँ पर प्राइमरी रिसिप्ट्स आएगा, यानी कि ये गलत है। अब देख लो, अगर आपने वो वाला पीवाईक्यू किया हुआ था पहले वाला, तो ये आप आराम से कर सकते हो। फिस्कल डेफिसिट्स इंडिकेट्स द टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट्स, बिल्कुल सही बात है सर, कितना आपको पैसा बाजार से उधार लेना है वो किसके बराबर होता है?
फिस्कल डेफिसिट के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, ए गलत है आर सही है, ए गलत है आर सही है, फोर्थ नंबर आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल देखो पीवाईक्यू से किस तरीके से लैंग्वेज चेंज होके पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। इसके बाद विच, ऐसे ही टेलीकॉम में एक और सवाल पूछा गया, फैक्चुअल सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पेपरलेस बजट ऑफ इंडिया। भारत का पहला पेपरलेस बजट कौन सा था? 2021-22 वाला बजट हमारा पेपरलेस बजट था, पहला कोविड के बाद वाला बजट। अब आपका टास्क ये है कि राजस्थान का पहला कौन सा बजट था जो पेपरलेस था, ये आपको ढूंढना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, राजस्थान की इकोनॉमी का ये पार्ट है। ठीक है, तो बीच बीच में एक आधे सवाल आरपीएससी ने ऐसे भी पूछे हैं, सिंपल वन लाइनर्स। ओके, फिजिकल पॉलिसी हमारी पूरी हो गई। फिजिकल पॉलिसी से सवाल देखिए क्या समझ में आया सर, फिजिकल पॉलिसी वाले फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, बजट घाटा, इन सब के फॉर्मूले मुझे याद होने चाहिए विथ कंसेप्ट्स। सिर्फ रटना नहीं है, मुझे कंसेप्ट याद करना है, क्योंकि वो फॉर्मूले में कुछ अलग लैंग्वेज डाल के भी आपका कंसेप्ट चेक कर सकता है। दूसरी बात सर, मुझे मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी में अंतर पता होना चाहिए कि दोनों के टूल्स कौन कौन से हैं। 2-3 बार आरपीएससी पूछ चुकी है कि ये कौन सा फिजिकल पॉलिसी का टूल है, ये कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है। सरकार क्या डिसीजन लेगी, मार्केट में अगर मंदी है सरकार क्या करेगी, वो मुझे पता होना चाहिए। इसके बाद जो करंट का डेटा है वो भी इंपॉर्टेंट है कि अभी वर्तमान में कितना फिजिकल डेफिसिट चल रहा है, एफआरबीएम एक्ट का कितना हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया, ये सारी चीजें भी आगे आपसे पूछ सकते हैं वो लोग। चलिए अगला सवाल, अगला टॉपिक है रिसोर्स मोबिलाइजेशन, यानी कि जीएसटी और सब्सिडी वाला टॉपिक जो पहले था। तो पहला सवाल, इनपुट टैक्स मैकेनिज्म के बारे में क्या सही है भाई। इनपुट टैक्स पता था ना आपको, मैंने बताया था कि जीएसटी के अंदर अलग अलग आपके लोग हैं, जितना इसने टैक्स इससे प्राप्त किया टोटल और कितना इसने चुकाया, उसका जो डिफरेंस है वो इसको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा इनपुट टैक्स। तो क्या करता है ये, डबल टैक्सेशन को प्रिवेंट करता है या कास्केडिंग इफेक्ट को प्रिवेंट करता है, ये हमने सवाल समझा था। ठीक है, आसान सा सवाल था बिल्कुल, इनपुट टैक्स का एकदम कोर सवाल। व्हाट हैज बीन केप्ट अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी, इसमें से क्या जीएसटी में है? अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, देसी घी इसमें शामिल है। आसान सा सवाल एकदम। जीएसटी कब इंप्लीमेंट हुआ था सर? 1 जुलाई 2017, सबको पता है। Which one of the following is the example, not an example of direct tax? डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, जो पे कर रहा है उसी के ऊपर वो टैक्स लग रहा है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, पे दुकानदार करता है, लगता हमारे ऊपर है। सॉरी, मतलब पे जो है वो लास्ट पेयर जो है वो आपका कस्टमर है, और जो आपका गवर्नमेंट को पे कर रहा है वो दुकानदार पे कर रहा है, या फिर जो आपका मैन्युफैक्चरर है वो पे कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है, जीएसटी आपका क्या है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। तो जीएसटी आपका इसका आंसर हो जाएगा आराम से, बिल्कुल सिंपल सा सवाल। एज पर बजट एस्टिमेट्स फॉर द ईयर 2020-21 द प्रोबेबल एक्सपेंडिचर ऑन यूरिया सब्सिडी। अब देखो इस तरह का सवाल जो है आपको करंट से ही पूछा जाएगा, क्योंकि सब्सिडी का जो टॉपिक था वो पहले आउटराइटली मेंशन्ड था। अब ऐसी संभावना कम है कि यूरिया सब्सिडी पे या फूड सब्सिडी का बिल कितना है ये डेटा पूछ ले। ठीक है, फिर भी अभी इस साल भी अब एक बार यूरिया वाला और फूड सब्सिडी वाला डेटा देख के जाना कि कितना पैसा इन पे खर्च हो रहा है एज पर लेटेस्ट बजट जो अभी आने वाला है। ठीक है, तो उस समय पे ये 0.48 लाख करोड़ था। ओके, खत्म हो गया आपका रिसोर्स मोबिलाइजेशन। रिसोर्स मोबिलाइजेशन में आज की तारीख में हमें डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों का बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। कौन कौन से डायरेक्ट टैक्सेस हैं, कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, हमारा डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या है। ठीक है, ये सब बजट की बातें हैं, बजट में सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये सब चीजें उसमें शामिल हो जाती हैं। इसके बाद खर्चा हम कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं, डिफेंस पे कितना कर रहे हैं, क्योंकि वर्ड अब बोल रहा है वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन, तो बड़े बड़े खर्चे आपको सारे लेने हैं। डिफेंस पे कितना खर्चा कर रहे हैं, फूड सब्सिडी पे कितना खर्चा कर रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े खर्चे हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर पे। एग्रीकल्चर सेक्टर पे देखते हैं प्रीलिम्स में क्या पूछा गया है। तो स्कीम से ही मोस्टली सवाल पूछे जाते हैं, जो भी हम स्कीम्स कवर कर रहे हैं। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से सवाल पूछा गया, 5 जुलाई 2013 को आया था। क्या लॉन्च डेट पढ़नी पड़ेगी इंपॉर्टेंट स्कीम्स की। ठीक है, 50 करोड़ लोग ही शामिल है क्या इसमें? अरे नहीं दादा, 80 करोड़ लोग शामिल हैं। मोदी जी परेशान हो गए बोल बोल के। द एक्ट लीगली एंटाइटल्स 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड
50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, ये हमने अभी लेटेस्ट ही पढ़ा था जब हमने इसको एनएफएसए को पढ़ा था। ए और सी सही है, और वैसे भी आप देख लो बी और सी एक साथ सही नहीं हो सकते, तो जहां जहां पर बी और सी उसको काट दो, इन दोनों में से एक आंसर होगा आपका। ठीक है, तो दोनों में से एक भी फैक्ट आपको पता है तो आप आंसर तक पहुंच सकते हो। अगला सवाल, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया हैज रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। सही बात है सर, ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति से हमारे खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई थी और हमने सेल्फ सफिशिएंसी प्राप्त करी थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन से रीजनल डिस्पैरिटीज बढ़ी है, ये बात भी सही है, बातें दोनों सही हैं, लेकिन क्या ए रीजन है यार का? जी नहीं, रीजन नहीं है ना। प्रोडक्शन बढ़ना और तो पॉजिटिव है ग्रीन रिवॉल्यूशन का, और रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ना नेगेटिव है, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला सवाल जो हमारा एग्रीकल्चर से आया, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किस डेट को लॉन्च हुई थी? तो लॉन्च डेट्स पूछ सकते हैं, इसमें याद ही करना पड़ेगा। मोर और लेस आप इतना कर सकते हो कि उस स्कीम का बैकग्राउंड समझ लो कि वो स्कीम कब आई थी। Which of the following submission is included under National Sustainable Agriculture Mission? इसके अंदर कंपोनेंट्स थे अलग अलग, उसमें सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट इसका एक कंपोनेंट है। इंपॉर्टेंट स्कीम्स के कंपोनेंट्स याद करने हैं, जैसे कि आज की तारीख में कुसुम योजना के कंपोनेंट वो आपसे पूछ सकता है। अगली बात, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ परंपरागत कृषि विकास योजना? देखो सारी स्कीम से ही सवाल आ रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो परंपरागत कृषि विकास योजना में क्या है भाई? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को हमें बढ़ावा देना है सर। इसके बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर क्या रेशो है आपका? 60-40 का रेशो है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में स्कीम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग कौन रिलीज करता है भारत के लिए? भाई वर्ल्ड वाली तो वर्ल्ड बैंक करता था पहले, बंद हो गई। इंडिया के लिए कौन करता है? तो सॉरी डीपीआईआईटी करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। देखो जितने भी इंपॉर्टेंट काम है ना आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो यही डिपार्टमेंट करता है। अगला सवाल, अब देखो ये वाली जो चीज है ना कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं, उनकी अभी वर्तमान में क्या स्थिति है भारत में, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 2023 में 2 इंडस्ट्री पूछ ली थी ऐसी। फार्मास्यूटिकल सेक्टर बताओ, 80% ग्लोबल वैक्सीन प्रोडक्शन करते हैं हम, ये बात बिल्कुल सही है। लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ जेनेटिक मेडिसिन ग्लोबली क्या है? इन नंबर नहीं लिखा था इसके अंदर, तो इसलिए गलत हो गया। 14 इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू, अच्छा इसमें पूछा है नॉट करेक्ट, सॉरी नॉट करेक्ट पूछा है आपसे ना, तो फर्स्ट के अंदर 80% नहीं है, 60% है। ठीक है, और हम लार्जेस्ट प्रोवाइडर हैं जेनेटिक मेडिसिन के इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं, वॉल्यूम के टर्म्स में है, वैल्यू के टर्म्स में नहीं है। 14th इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, यानी हमारे पास क्या है, सस्ती दवाइयों का उत्पादन ज्यादा होता है, इसलिए जो वैल्यू के टर्म्स के अंदर हम पीछे रह जाते हैं, और जो वॉल्यूम यानी कितना अमाउंट आप करते हो वो ज्यादा हो जाता है। इंडिया रैंक्स थर्ड इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, और वॉल्यूम में हम थर्ड हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के अंदर उसमें तीनों स्टेटमेंट सही है, ये आपका गलत है, ये हमने क्लास में डायरेक्टली कवर किया था। सिमिलरली एक सवाल आपसे ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए भी पूछा गया था। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में सवाल पूछा उन्होंने कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। एट द एंड ऑफ 2021 द सेक्टर जनरेटेड 53 मिलियन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स, तो ये एक्चुअली सवाल था कि ये गलत है, ये ना डेटा कुछ और था। दिस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू 7.1% ऑफ इंडियन जीडीपी, ये बात सही है। 2021 के अंदर हम 4th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर थे पैसेंजर कार्स के, ये भी बिल्कुल सही है। 2021 के अंदर हम लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर थे 2 व्हीलर्स के और 3 व्हीलर्स के, ये बात भी सही है। अब आप बोलोगे सर कैसे याद करें इतना डेटा, तो सर करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, वर्ल्ड लेवल पर हमारा क्या पोजीशन है, इंडिया के अंदर हमारा जीडीपी में क्या उसका परसेंटेज है, ये सब मैंने आपको क्लासेस में कवर करवा दिया है। आपको थोड़ा बहुत इसमें याद करना ही पड़ेगा, कोई इसका इलाज नहीं। The index of industrial production which measures industrial activity in the Indian economy doesn't include what? आपका जो ये IIP वाला इंडेक्स था जिसके अंदर 3 चीजें हुआ करती थी, आपकी बिजली, आपकी मैन्युफैक्चरिंग, आपका खनन, लेकिन गैस और पानी की सप्लाई इसमें शामिल नहीं थी सर। अगला सवाल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 के लिए हमारी क्या रैंकिंग थी? 2021 के सवाल में पूछा गया था, तो हमारी 63rd रैंकिंग उस साल थी,
और उसके बाद ये इंडेक्स बंद हो गया। अगला सवाल बहुत ही आसान सा, एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है? तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, अब ये है कोई सवाल सर्विस सेक्टर पे जब हम आ रहे हैं, टेलीकॉम ऐसा 2025 के अंदर बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया। हम लोगों ने सर्विस सेक्टर के अंदर ओएनडीसी को पढ़ा था, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ठीक है। ये एग्जाम हुआ था, उससे पहले ही हमने पढ़ लिया था, ठीक है, और हमने आराम से जो हमने क्लास में कवर किया उससे ये सवाल सॉल्व हो जाता। सवाल पूछे कि भाई ओएनडीसी क्या है? अनलाइक कन्वेंशनल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, ओएनडीसी fosters direct interactions between buyers and sellers across multiple platforms, reducing dependency on single entity। मैंने बताया था आपको ओएनडीसी कुछ नहीं है, जो काम आपका यूपीआई करता है पेमेंट वाले में, वही काम करेगा ओएनडीसी ई कॉमर्स में। यानी कि जो आप खरीद रहे हैं ना, सामान बेच रहे हैं, वो सारा काम क्या करेगा? ओएनडीसी करेगा ई कॉमर्स के अंदर। इतना आसान है। तो यानी सिंपल सी बात क्या है कि अगर कोई आइटम फ्लिपकार्ट पे है, अमेजोन पे नहीं है, तो ओएनडीसी के आने से क्या फर्क पड़ेगा? ओएनडीसी के आने से अब वो आइटम आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, कहीं से भी इसको खरीद सकते हो। जैसे क्या है, अगर आपके पास पेटीएम है तो भी फोन पे के स्कैनर पे आप पेमेंट कर सकते हो, फोन पे के क्यूआर कोड पे आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही सेम चीज इसके अंदर है। अब ये स्कैनर और क्यूआर कोड वाली बात है, स्कैनर हमारे फोन का होता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं उसको? स्कैनर बोलते हैं, वो क्यूआर कोड होता है। और ये हमारे दिमाग में इतना बैठ चुका है कि हम गलत ही बोलते हैं हर बार। चलो अगला स्टेटमेंट, यानी पहला स्टेटमेंट सही है। ओएनडीसी अपने आप में कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है क्या? नहीं सर, अपने आप में कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है, ये तो जोड़ने वाली बात है। जैसे यूपीआई नाम से कोई ऐप नहीं है, ऐप तो फोन पे, पेटीएम, भीम, ये सारे हैं, ठीक है। यूपीआई तो क्या है? वो चीज है जो इन सबको जोड़ रहा है। ऐसे ही ओएनडीसी वो चीज है जो सारे ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को आपस में जोड़ देगा। ओएनडीसी एक ओपन नेटवर्क है जहां पर कोई भी बायर या सेलर जो है बिना कोई रेस्ट्रिक्शंस के ट्रांजेक्शन कर सकता है एक सिंगल प्लेटफॉर्म से। तीनों बातें एकदम सही हैं सर। चलिए अगला सवाल है कि वर्क आपका स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट वाला जो टॉपिक है उससे आपका अगला सवाल है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका जो ये टॉपिक था ना सर्विस सेक्टर वाला, उससे अभी तक कोई सवाल ज्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन अब सवाल पूछने की संभावना है। चलो, वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है? अब मैंने जब आपको एम्प्लॉयमेंट पढ़ाया था, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाया था, उसमें अलग अलग रेशियो समझाए थे कि कौन कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो क्या है। उसमें ध्यान रखना है कि टोटल पॉपुलेशन है या लेबर फोर्स वाली पॉपुलेशन है, ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन है। तो वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो में क्या था? वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो में टोटल जो आपके एम्प्लॉयड पर्सन है और जो आपकी टोटल पॉपुलेशन है उनका रेशियो ये था, इसलिए आपका 3 नंबर सही जवाब हो जाएंगे। एस्टिमेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी किसके बेस पर होते हैं? तो हमने पढ़ा था एनएसएसओ का, आपका हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे के बेस पर ये हमारे रहते हैं, ठीक है सर। सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है जिसका टारगेट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोग नहीं है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, सर अनऑर्गेनाइज्ड लोगों को श्रम योगी मानधन आ गया तो पेंशन वाली बात। स्वावलंबन स्कीम एक पुरानी स्कीम थी। अटल पेंशन योजना में भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, इसमें तो सब लोग शामिल हैं। इसमें तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में एसएचजीस के माध्यम से विकास करना है, तो स्पेसिफिकली इनके लिए ये नहीं है, यानी फोर्थ इसका आंसर हो गया। चलो टेलीकॉम एसआई क्या सवाल आया? द पीरियड्स ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आर जनरली एसोसिएटेड विद पीरियड्स ऑफ रिसेशन। ये कौन सी बात कर रहा है सर? ये फिलिप्स कर्व वाली बात कर रहा है कि उच्च बेरोजगारी दर जो होगी वो मंदी की दर से जुड़ी हुई होती है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि इन्फ्लेशन और आपके अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। सही बात है। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेजर्स द फ्रैक्शन of the workforce that is out of work and looking for a job or expecting a recall from layoff। यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो हमारी बेरोजगारी की परिभाषा थी, वो ही लिख दी यहाँ पे इसने कि वो चीज जो कि नौकरी से बाहर है, नौकरी की तलाश कर रहे हैं। पूरा मैंने समझाया था कि हर व्यक्ति जो आप अपने आप को बेरोजगार कहते हो, आप बेरोजगार हो ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं हो बेरोजगार? भाई बेरोजगारी की टेक्निकल डेफिनेशन है कि आप जॉब ढूंढ रहे होने चाहिए। आप तो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप क्या मार्केट में जाके अपना सीवी दे के आ रहे हो सर मुझे जॉब चाहिए? नहीं, ठीक है। तो जब तक आप जॉब नहीं ढूंढ रहे तब तक आप अनएम्प्लॉयड नहीं हो सर, ठीक है। तो बेरोजगारी की टेक्निकल डेफिनेशन है कि आप
नौकरी ढूंढ रहे होने चाहिए, वर्किंग एज में होने चाहिए, ठीक है। तो यानी कि आर भी सही है, लेकिन क्या इसका रीजन है क्या? ये मैंने हमेशा क्या बताया है इस तरह के सवाल में, इसको पढ़ो, क्यों कीवर्ड लगाओ, फिर इसको पढ़ो। भाई यहां पर जो बात चल रही है वो चल रही है फिलिप्स कर्व की, ठीक है, और यहां पर जो बात चल रही है वो डेफिनेशन की चल रही है, यानी बातें दोनों ठीक है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन उसका ये नहीं है। इसके बाद अगला सवाल है भाई कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो हमारा टॉपिक है हमारा, उससे सवाल आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम, ये जो स्कीम है प्रेग्नेंट्स और लैक्टिंग वुमेन्स के लिए, इन्फेंट्स के लिए कौन सी स्कीम है? तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जो भी हमारी वुमेन्स से रिलेटेड स्कीम्स हैं इंपॉर्टेंट, वो सारी हमें याद करके चलनी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में कितने पैसे मिल रहे हैं? तो 5,000 रुपए मिल रहे हैं। वही बात, इंपॉर्टेंट स्कीम्स का इंपॉर्टेंट डेटा। ये अच्छा सवाल था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसमें से कौन सा प्रोग्राम है जो कि क्लास 3 के बच्चों को रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की बात करता है? यानी बिल्कुल एक स्पेसिफिक स्कीम का पूछा उन्होंने कि ये किस स्कीम का लक्ष्य है, ठीक है। तो निपुण भारत कार्यक्रम जब मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था कि मैंने क्लास 3 के बच्चों में न्यूमेरेसी और आपके जो पढ़ने लिखने का कौशल है उसके लिए ये स्कीम है, ठीक है। इस तरीके से हमने देख लिए कि जो हमारे स्कीम वाला पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो अभी तक इतने सवाल नहीं पूछे गए हैं सोशल जस्टिस वाली स्कीम से, लेकिन क्योंकि अब स्पेसिफिकली हमने मेंशन कर दिया है सिलेबस के अंदर, तो अब इससे सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप जो हमने बहुत ही स्पीड से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस समझ लिए अपने नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, इससे आपको काफी फायदा हुआ होगा। सारा रिवीजन हो गया होगा एक तो, और दूसरा दिमाग में फिट हो गया होगा कि जब पढ़ने जाएंगे अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग तो कौन से टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, उस टॉपिक के अंदर भी कौन सी बातों को हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अब किसी और लेक्चर में फिर से मिलेंगे, बाय।